हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके काफ़ी टाइम से जो क्लासेस बंद होने के बाद से ये 10 दिन का सिनेरियो रहा है जो मैंने क्लास को स्टार्ट किया। सारे सब्जेक्ट को मैंने उठाने का प्रयास किया कि आपको सारे सब्जेक्ट एक बार फिर से उस ट्रैक पर ले आऊँ जहाँ से हमने उस चीज़ को छोड़ा था। सारे सब्जेक्ट, ये आपका ये बाल विकास भी आज हो जा रहा है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है मैथ भी आपको मैं करवा दूंगी 31 तारीख से पहले, यानी कि 21 से क्लास स्टार्ट करके 30 के बीच में आठों सब्जेक्ट को मैंने लेकर सारे करवाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम टेबल देना, बार बार सारी चीज़ें करना और काम ना करना वो मुझे नहीं आता है। जैसे जैसे टाइम्स मैंने करवाए हैं सारे सब्जेक्ट बढ़ रहे हैं। जो पहले कवर करवाना है, जो ख़त्म हो रहा है, जो कम है, पहले वही कवर किया जाता है। इसी स्ट्रेटजी के साथ चलती हूँ। डेली आपको क्लासेस दे रही हूँ, डेली आपको मिलेगी। अब आपकी मैथ भी मैं इसमें कर लूँगी। 1 जनवरी से आपको और सारी क्लासेस भी बढ़िया बढ़िया मिलेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम का एक सीन सुनने को मुझे मिला जो मैंने आपसे वहाँ पर शेयर किया। तो ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि 50% हाँ है, 50% ना है, कि पेपर होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अगर कोविड बढ़ गया तो बहुत सब टल जाएगा, नहीं हुआ तो क्या रहेगा देखेंगे। लेकिन हम अपनी तैयारी में रहेंगे, क्योंकि ना तो हाँ किया जा रहा है ना ही ना किया जा रहा है। इसलिए आपका 15 फरवरी का कोर्स खत्म हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जो होना होगा, मैंने बोला 1 महीने बाद एग्ज़ाम की चांसेस है, तो फरवरी अगर होना होगा तो आपको लास्ट में भी हो जाएगा या फरवरी में स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, जैसा भी होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कभी कभी क्या होता है कि टीचिंग एग्ज़ाम के बाद भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों की नहीं हो पाई है, अभी तो बहुत लोग की नहीं हुई है, तो सबकी जनवरी में होगी। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचिंग बाद में होती, एग्ज़ाम पहले हो जाता है, 1-2 बार ऐसा हुआ है। तो ऐसी कोई अगर बात आती है तो वो भी बाद में देख लिया जाएगा। फिलहाल वो सारी बातें हैं, बता इसलिए देती हूँ कि अभी इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाओ और आपका टाइम लो, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, अनावश्यक कार्य करना। इसीलिए यहीं पर बता देती हूँ जो जो चीज़ें होती जाए। मुझे अपडेट सुनने में आई, बात पता चली कि ऐसा होने की संभावना है, तो मैंने तुरंत टेलीग्राम पर शेयर किया कि ऐसी चांसेस है, अब पढ़ाई में लग जाओ, अब वक्त ना वेस्ट करो एक भी दिन, क्योंकि पहला आप अच्छे से कर लो, बाकी फिर अपनी मर्जी से करना। ठीक है, चलिए एज अ टीचर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होनी चाहिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर है। अब देखिए क्या पढ़ना है हमें। बाल विकास मैंने बुद्धि का स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें आप बुद्धि के बारे में काफ़ी कुछ बताया था मैंने, और विशेषता पे शायद मैंने टॉपिक को एंड करके फिर क्लासेस बंद की थी। अब मैं यहाँ पर क्लास फिर स्टार्ट करें जहाँ पे बुद्धि के सिद्धांत से ही आगे बढ़ाऊंगी, बताऊंगी। बुद्धि पे अभी 2-3 क्लास मिले, क्योंकि ये टॉपिक है काफ़ी बड़ा और प्रश्न बनता है, काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक है और बढ़िया है। इससे आपको अतिलघु उत्तरी लिखने वाले ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं वो सब मैं बताऊंगी। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ, मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत कर रही हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलेगा। एंड में ही करिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, समझिए। जेन्युइनली लगता है कि हाँ दम है, बात कुछ समझ में आ रही है, तो प्लीज़ करते हुए जाइएगा। अपना एक छोटा सा फीडबैक भी दीजिएगा। 50 नंबर का फ्रेंड्स पेपर है, पूरे तो नहीं आएंगे, बात तो सही है। जितना दिया रहता है उसमें से नहीं आता है, लेकिन उसमें से क्या आ जाएगा ये हमें पता नहीं रहता है। हम एक चीज़, हर चीज़ को आकलन लेके करते हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत में क्या है। देखिए फ्रेंड्स, बुद्धि के सिद्धांत की जब बात करते हैं तो इसके सिद्धांतों में मेनली देखने को मिला है कि एक प्रकार से 1-2 प्रकार के सिद्धांत इसमें मेनली हैं तो कई सारे, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है मेनली आप 2-3 प्रकार बुद्धि कितने सिद्धांत होते हैं, तो 2 कहा जाता है मेनली। एक तत्व का सिद्धांत होता है और द्वितत्व का सिद्धांत होता है। उसके बाद अभी और सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत है, और गिलफोर्ड का त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत है। जब आप टेट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको और सारे सिद्धांत मिलेंगे, कई सारे, मतलब ये कह सकते हैं कि 5-6 और मिलेंगे, लेकिन वो डीलेट में नहीं आएंगे, इसलिए हम भी नहीं बताएंगे आपको। वो टेट के दौरान ही मिलेंगे, टेट में ही आएंगे, तो जो डीलेट में आ रहा है अभी वो देखो। तो पहला बुद्धि का सिद्धांत है बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, ठीक है। इसके बारे में क्या है आइए जानते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को बीने ने दिया है। किसने दिया है? बीने ने दिया है। ध्यान रखिएगा किसने दिया है? बीने ने दिया है, क्योंकि ये बीने का जो नॉर्म है, इनका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि बुद्धि का
एक तत्व का सिद्धांत, राजशाही सिद्धांत, एकांकी सिद्धांत किसने दिया? तब आप कहेंगे कि इसको बीने ने दिया। इनका पूरा नाम है एल्फ्रेड बीने, ठीक है। बीने बीने कहा जाता है लेकिन एल्फ्रेड बीने इनका पूरा नाम है। अब ये बहुविकल्पी में बन जाए या अतिलघुत्री में बन जाए वो उनके ऊपर, लेकिन बनता है। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को एक इकाई भी माना है, जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को विभिन्न मानसिक योग्यता एक इकाई के रूप में काम करती है। जो एक व्यक्ति की डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है वो एक तत्व के रूप में एक्चुअल में काम करती है, जो कि बुद्धि कहलाती है। बीने ने बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को मनोरिच सिद्धांत भी कहा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हर एक नाम को बता रही हूँ। एक इकाई का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, मनोरथ का सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि के मनोरथ सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से बनती है, ठीक। सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है, हर जगह पूरे विशाल रूप में फैली है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से यह सही नहीं कहा सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर विज्ञान में कुशल है तो यह नहीं कहा सकता है कि कला में भी कुशल होगा, कला में भी होगा। देखिए, हर चीज़ तो फ्रेंड्स मतलब कहने के लिए एकदम सर्वोपरि सही नहीं है, क्योंकि इसमें एक तत्व की जो बात आ रही है, जैसे बुद्धि है, अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक इंसान के अंदर एक ही क्वालिटी होगी। जाहिर सी बात है कि दो होती है मेनली, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम एक से ही जाने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी क्वालिटी या दूसरे कार्य को नहीं सीख सकता है। तो एक तत्व का सिद्धांत यहाँ पर, इसको सिंपल सा ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत में आपको किसने दिया है, क्या क्या बातें थी ये बताना है, और किस बात पे ये वर्क कर रहा है, जिसमें किसी एक चीज़ को ध्यान में रख के करना, आगे बताना। इस सिद्धांत से आपको ये ध्यान रखना है कि बस एक टाइम पर एक ही काम, ठीक है, एक टाइम पर एक ही काम। एक तत्व का सिद्धांत आपको लिखने को नहीं आएगा, बहुत कम ही शायद पूछा गया है, एक दो बार में भी पूछा गया है, नाम जरूर पूछा गया है। इनका यही कहना था कि एक व्यक्ति एक टाइम पर केवल एक मतलब एक पर्टिकुलर समय पे कोई एक ही फिक्स्ड काम को करे। इनके तत्व के सिद्धांत में यही बात मेनली कही गई थी, जो कि सही नहीं मानी गई थी। फिर इसको कई लोगों ने नकारा कि इनका ये कहना था कि एक टाइम पर कोई एक व्यक्ति है वो एक ही केवल एक ही कार्य को करने के लिए प्रेरित हो, ठीक है। उसका जो बुद्धि का शक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया वगैरह जितनी भी हो, वो एक ही क्रियाओं पर एक टाइम पर केवल एक ही तत्वों से निर्मित हो और एक ही कार्य को पूरी तरीके से करे। तो इनका ये कहना था, ठीक है। इस तत्व के सिद्धांत में नाम इनका ध्यान रखेगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बताया, तुरंत ही बोला। आगे आइए, द्वितत्व का सिद्धांत क्या होता है? बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत, बुद्धि के द्वितत्व को स्पीयरमैन ने दिया। हर एक सिद्धांत को अलग अलग लोगों ने दिया। पहले वाले को एल्फ्रेड बीने ने दिया, दूसरे सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। एल्फ्रेड बीने ने कहा कि बुद्धि केवल एक तत्व से मिलकर बनी है, और इन्होंने क्या बोला कि बुद्धि दो तत्व से मिलकर बनी हुई है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो दो तत्व क्या हैं। एक होता है सामान्य तत्व, एक होता है विशिष्ट तत्व, ठीक है। एक होता है सामान्य तत्व, एक होता है विशिष्ट तत्व। अब आइए ये क्या है। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति में एक समान तत्व होते हैं। समान तत्व कहिए या समान गुण कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं, जो विशिष्ट तत्व से संबंधित होते हैं। हर एक व्यक्ति जितने भी होते हैं उन सभी में ये सामान्य वाला तत्व पाया जाता है, और उसका ये सामान्य तत्व विशिष्ट जो तत्व होते हैं उनसे मिलजुलता है। जिस व्यक्ति का सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितना उत्तम रूप से रिलेटेड होगा, उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होगी। जैसे कि इसका एक छोटा सा फिगर है, देखिए, ये एक जनरल तत्व है। जी से जहाँ जो सामान्य तत्व है उसको जनरल को कहते हैं, और स्पेशल को ये S2। तो ये इस तरीके का एक छोटा सा फिगर है। अगर आपको आता है तो आप बना सकते हैं नंबर को पाने के लिए। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। ये जो तत्वों के बारे में है, ये तत्व से ना मैंने मेनली देखा है कि हर बार से प्रश्न आपको इन्हीं सब के नामों से बनता है, वो भी ऑब्जेक्टिव और लिखने को आ जाते हैं। इसीलिए मैंने भी आपको इसी पे फोकस किया। मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ताकि आप जो है ना उसको अच्छे से वहाँ पर कर पाएँ, जिससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। मेरा मोटिव उसी चीज़ पे ज़्यादा क्योंकि और बातें आपको अनावश्यक जानेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इनके जो नाम हैं उनसे आप अवगत रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, देखिए, आपको बस ये क्या कहते हैं, ये जो द्वितत्व का सिद्धांत है ना, इसको द्विकारक का भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, द्विकारक ऐसे लिखा रहेगा। एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, तो ये ध्यान रखिएगा। नाम याद रखिएगा कि इन्होंने किसको किसने दिया है। तो
तो इसको स्पेयरमैन का पूरा नाम चार्ल्स स्पेयरमैन है। द्वितत्व के सिद्धांत में दो फैक्टर की बात की गई, एक जनरल फैक्टर की बात की गई, एक विशिष्ट फैक्टर। जनरल फैक्टर जैसे आपको जैसे सबका एक जो जनरल तरीके से जो सामान्य गुण होता है, हंसना, बोलना, खाना पीना, बात बिहेव करना, पढ़ना लिखना, ये सब। लेकिन इसमें स्पेशल क्या आ जाएगा कि किसी का कोई स्पेशल चीज़ में हो, कोई खेल में हो, कोई नाचने में हो, कोई गाने में हो, ठीक है। अब बोलना, हंसना, खाना पीना कार्य है, एक विशिष्ट गुण है। तो विशिष्ट गुण और नॉर्मली चलना फिरना करना सबको सबको आता है, बिहेव करना, बात करना, पढ़ना लिखना। लेकिन ये तो नॉर्मल है जो सब में पाया जाता है। लेकिन उसी चीज़ में कुछ अलग हो जाना वही विशेष कहलाता है। तो सामान्य तत्व कुछ ऐसे सामान्य तत्व हैं जो सब में पाए जाते हैं, सभी बच्चों में पाए जाते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसा ही होता है जो इससे ही संबंधित होता है, वो कुछ ही में पाए। क्योंकि कोई बच्चा है, जैसे मैथ के टीचर होते हैं तो मैथ ही पढ़ते तो सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन सिर्फ वो मैथ ही पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। हिंदी का टीचर है, पढ़ता वो भी सारा सब्जेक्ट है पढ़ाई के दौरान, लेकिन हिंदी ही पढ़ाता है। तो इसी तरीके से वो सामान्य के साथ जो है वो स्पेशल वाले गुण आ जाते हैं। इसीलिए ये दोनों दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पीयरमैन ने दिया। आप एक बात समझे, देखो ये जो सिद्धांत है इनसे कोई खास मतलब नहीं है, बहुत प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन जो नाम है उसका एक बात ये ध्यान रखना कि मैंने हमेशा बोला है कि एक बंदा कोई चीज़ लेकर आता है करता है तो दूसरा वाला उसको काटने के लिए आता है। जब अल्फ्रेड बियेने ने सिद्धांत बनाया तो वो उन्होंने क्या कह दिया कि कुछ नहीं है, बुद्धि सिर्फ एक चीज़ से मिलकर बनी हुई है और एक व्यक्ति के अंदर इतनी ही बुद्धि होती है कि वो एक टाइम पर एक ही कार्य करेगा। समझ रहे हो आप? जैसे कहते हैं ना कि मल्टी लिंगुअल हो जाओ, दो भाषाएं जानो, मल्टी टैलेंटेड हो, दोनों हाथ से, बहुत सारे बच्चे हैं दोनों हाथ से लिखते हैं, डबल डबल हाथ चलता रहता है, जैसे एक इधर काम तो एक उधर काम, एक पन दो काम। तो इन्होंने अल्फ्रेड बिने ने जो एक कारक का सिद्धांत दिया उसमें ये बोल दिए कि बुद्धि एक टाइम पर एक व्यक्ति के एक ही काम में लगा सकता है और एक ही चीज़ों को कर सकता है। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन जब बहुत बड़ा डिसीजन रहे तो, कोई छोटा मोटा है तो सब लोग अक्सर दो दो जगह काम फंसाए रहते हैं। जैसे आप देख लो कि बहुत सारे काम है ना कि कोई एक अलग तौर पर करता है, एक अलग तौर पर करता है। तो वही बात को जो उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति एक ही कर सकता है, एक तत्व से उसकी बुद्धि मिलकर बनी हुई, उसी बात को काटने के लिए चार्ल्स स्पेयरमैन ने कहा नहीं, दो हो सकता है। कैसे? उसमें एक सामान्य तत्व भी पाया जाएगा, एक विशिष्ट तत्व भी पाया जाएगा। क्योंकि एक सामान्य तत्व में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, सभी बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। स्पेशल वाला उससे मैथ आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ी थी, आप भी और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ी थी। लेकिन जब ग्रेजुएशन आता है तब हम अलग होते हैं, या तो 10 तक सबके सेम रहते हैं। तो वही चीज़ है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आधार है, जो न्यू है, वो सबका सेम है। फिर उसी में से लोग कुछ चुन के विशिष्ट की तरफ चले जाते हैं। तो इन्होंने ये स्पेयरमैन ने अल्फ्रेड बिने की बात को काटा और दो तत्व का सिद्धांत निकाला। उन्होंने एक कारक सिद्धांत बताया, इन्होंने दो कारक बताया। यही ये लोग किए हैं, अपना एक दूसरे को काट काट के इतना सिद्धांत बना के चले गए। अब उनके बनाए हुए सिद्धांत को हमको पढ़ना पड़ रहा है, यही गलत किए हैं। ठीक है, सही है ना? आप लोग मेरी बात से मानते हैं ना? अपना तो बना के चले गए, अब इनके सारे सिद्धांत को, इन लोग की झगड़े और लड़ाई को हमको पढ़ना पड़ता है, उससे हमारे ऊपर प्रश्न बनते हैं तो हमको उसको करना पड़ता है। क्यों? बात सही है ना? कभी कभी गुस्सा भी लगती है, क्या ही ये लोग झगड़ा लगाए थे। चलो कोई नहीं भाई, इतना सब कुछ तो ये भी सही है ना? समझ में आया? सिंपल तरीके से सीधी बात बता दी इसमें क्या लिखा था। अब आ जाओ, देखो तीसरा, बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत। ये क्या है? चलिए, बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अब कुछ नामों के साथ परिचित होना शुरू करिए। अभी तो बाल विकास ही चल रहा है, अभी अधिगम जिस दिन पढ़ाऊंगे, अभी तो अधिगम में पूरी अधिगम और शिक्षण अधिगम वाला नहीं है, अभी इसमें एक अधिगम और आएगा जिसमें रूल वगैरह बहुत सारे हैं। उनको जब पढ़ाऊंगी तो ये नाम की एकदम बारिश होने लगेगी। हर सिद्धांत के नाम, नाम पे नाम, तब फंसोगे आप। अभी से नाम जानो। अल्फ्रेड बिने का नाम बताया, चार्ल्स स्पेयरमैन का बताया, इनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक, पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं E.L. थॉर्नडाइक। बहुत इतना प्रश्न है थॉर्नडाइक पर, टेट की तैयारी के दौरान आप देखेंगे बहुत सारा प्रश्न इन्होंने बनाया है। सारा दिन थॉर्नडाइक रट्टा मारेंगे, इतना ज़्यादा थॉर्नडाइक ने दिया है। अब आइए मैं बताती हूँ किया क्या है इन्होंने। चलो, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के द्वितत्व के सिद्धांत का खंडन कर दिया। अब ये स्पेयरमैन को काट दिए।
इन्होंने बोला कि बुद्धि सिर्फ दो चीजों से मिलकर नहीं बनी है, बुद्धि की रचना बहुत सारे छोटे 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 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। अब इन्होंने तीसरी बात रख दी उसके ऊपर, ठीक है। अब आगे इनकी भी सुन लेते हैं, इन्होंने क्या कहा। थॉर्नडाइक के बुद्धि के भौतित्व के सिद्धांत के अकॉर्डिंग कारक प्रत्येक तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र एकदम फ्री हैं, एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब मिलकर एक विशिष्ट मानसिक क्षमता एबिलिटी की मतलब दर्शाते हैं, उसके सामने ले आकर कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण योग्यता, भाषण योग्यता जैसे बुद्धि के कुछ मूल तत्व भी बताएं जो कि बुद्धि के सामान्य तत्व से भिन्न है। इन्होंने देखिए कितनी सारी योग्यताओं के बारे में बात की कि इसमें अंकिक योग्यता मतलब गुणा भाग अंकी चीजें, शब्द की योग्यता कि शब्द में कहाँ पे किस तरीके का शब्द क्या करना है, शब्दों से कैसे कार्य करना, दिशा की योग्यता भी कही किस डायरेक्शन में जुड़ के कार्य करना, तर्क की योग्यता कहाँ पर तर्क वितर्क करना है, कहाँ पर क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पर क्या, सारी योग्यताओं को मिलाकर इन्होंने बोला कि ये होता है बहुकारक का सिद्धांत, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर बनी होती हैं, सिर्फ दो चीजें ही नहीं होती, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हर तरफ प्रयास है कि हर तरफ विकास हो जाए, चारों तरफ से चहुमुखी विकास का कार्यक्रम थॉर्नडाइक ने किया है, ठीक है, हर पहलू का विकास करवाया है। फ्रेंड्स बताऊं, नाम यही आएगा, यही नाम आएगा, बाकी सारी बातें बहुत रेयर केस में आएगी। प्रश्न जब करवाऊंगी या सीरीज में देखोगे 1 लाइन 2 लाइन ये तो समझ लो, कॉपी में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को कॉपी में मत उतारना, ये सब सीरियस बात बोल रही हूँ, कोई ज़रूरत नहीं ये सब कुछ भी लिखने की, ये समझ लो, ये मैं समझाने के लिए सिर्फ ली हूँ कि आप समझो कि क्या है, मेन यही नाम है जो प्रश्न पूछेगा, इसका अर्थ क्या है ये जानना। अगर आप यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाम पकड़ा करो, नाम 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 पकड़ लोगे तो पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप बनाकर लिखोगे। और बात याद रखना मेरी, ये नाम, ये एक तत्व, यह एक तत्व का सिद्धांत, एक सिद्धांत, मिनरिच का सिद्धांत, मनोरिच का और राजशाही सिद्धांत, ठीक है, एक इकाई का सिद्धांत, एक कारक का सिद्धांत, जितने नाम है नाम याद रखना, कौन लाया है वो याद रखना, और नाम के पीछे की एक छोटी सी लाइन याद रखना कि क्या कहा था, बस बाकी आप सारे के सारे सिद्धांत लिख लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं बुद्धि, गिलफोर्ड के त्रिआयाम बुद्धि के सिद्धांत, इनके भी सिद्धांत से 1-2 प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए, ये देखिए कुछ फिगर इस तरह का, आपके पास अगर साहित्य की, ठाकुर की और अग्रवाल की हुई किताब होगी तो ये फिगर आपने उसमें देखा होगा। अब ये एक फिगर है, ये बनाने को नहीं आएगा, ये बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल है जो गिलफोर्ड साहब ने अपने 3D डायमेंशनल के रूप में दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखो, मूल्यांकन, अभिसारी, अपसारी, चिंतन, स्मृति, संज्ञान, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने सब इकाई के रूप में बांटा है। एक छोटा सा फिगर है, ध्यान रखना। अब आओ इनकी एक बातें बताते हैं, इन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहला जो बात है संक्रिया, संक्रिया संक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। इन्होंने संक्रिया शब्द का इस्तेमाल किया, इन्होंने कुछ शब्दों को ले आया था, मेनली यही किए थे कि ये शब्द को ले आए थे, इन सब में ये शब्द ले आए थे। संक्रिया का तात्पर्य है प्राणी के द्वारा किए जाने वाले मानसिक क्रियाओं के स्वरूप से, जो एक मनुष्य के द्वारा जो किया जाने वाला मानसिक क्रिया है उसका एक स्वरूप है। गिलफोर्ड महोदय ने इस आधार पर मानसिक क्रियाओं को 5 भागों में बांट दिया। अब इसी मानसिक क्रिया को इन गिलफोर्ड साहब ने 5 भाग में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट क्या है, मूल्यांकन, इंग्लिश में जिसको कहते हैं इवैल्यूएशन, ठीक, ये क्या है, मूल्यांकन का अर्थ है प्राणी को प्राणी की उस कार्य की क्षमता से होता है जिसके आधार पर सभी पक्षों को ध्यान में रखकर निर्णय करते हुए निष्कर्ष में, मूल्यांकन का मतलब जांच होती है। जांच कब होगी, जब आपके हर एक पहलुओं को मतलब डिटरमाइन किया जाएगा, आप पढ़ने में अच्छे, आप इसमें अच्छे, आप उसमें अच्छे, इस सब्जेक्ट में अच्छे, उस सब्जेक्ट में अच्छे, वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा वो अच्छा। मूल्यांकन किसी एक पॉइंट को लेकर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इतने लोग हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी, तो एक व्यक्ति कितनी सारी क्वालिटियों के साथ मतलब निर्मित हुआ है, बना है, तो आप किसी एक फैक्टर को लेकर कैसे जज कर सकते हो, आपको सबको देखना होगा ना। तो वही मूल्यांकन का मतलब जांच करना, ठीक है, तो ये चीज़ उसमें आ गई। फिर दूसरा एक शब्द ले आया इन्होंने, गिलफोर्ड ने, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब अभिसारी चिंतन में प्राणी की चिंतन प्रक्रिया केंद्र की ओर उन्मुख होती है
अर्थात वह लीक से न हटकर परंपरागत मूल्य और मान्य सूचनाओं को प्रस्तुत करती है। ये केंद्र की ओर उन्मुख होती, मतलब अभिसारी का क्या मतलब है कि जो मध्य का बात रहता है, एकदम मध्य का मेन पॉइंट होता है, जो मतलब कह सकते हैं कि एकदम गोल गोल घुमा कर नहीं, एकदम मेन पॉइंट पे, एकदम मेन चीज़ जो मुख्य हो, जो मेन हो, जिसका मूल्य हो, जिसकी वैल्यू हो, उस पर अभिसारी चिंतन कार्य करता है। चिंतन की बात हो रही है जहाँ पर हम सोचते हैं, हम मेन मुद्दे को सोचते हैं कि आखिर इस चीज़ का क्या पहलू होगा या किस चीज़ पे हमें कार्य करना चाहिए कि हमारा ये सल्यूशन निकल जाए। तो यहाँ पर अभिसारी जो होता है वो केंद्र की ओर उन्मुख होता है कि जो सेंटर होता है, जो सेंटर ऑफ द पॉइंट होता है, उस पे ये कार्य करता है, मेन सूचनाओं पे ये वर्क करता है, उसको रिप्रेजेंट करने का वह काम करता है। अब आ जाओ, एक है अपसारी, ऊपर वाला अभिसारी था, ये क्या है अपसारी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन में चूंकि प्राणी केंद्र से विमुख विभिन्न दिशाओं में सोचता है, केंद्र में बैठकर चारों तरफ सोचता है कि ये, लेकिन इनके साथ कुछ विविधता भी ये है, हासिल करने का प्रयास ये करता है कि क्रिएटिविटी को इसका घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपको अभिसारी चिंतन में अभिसारी जो था वो किसी एक चीज़ पे, एक मुख्य बिंदु पर बैठा हुआ था, मतलब उस पे सिर्फ एक पे ही टारगेट करना था, एक को ही पिन अप करके करना था। लेकिन अपसारी में क्या है कि एक जगह बैठ के ये सारे फैक्टर पे कार्य करना। जैसे एक सिंपल सा बता दूं, क्या याद है मेरी टीचर ने क्या मुझे बताया था जब मैंने पढ़ा था, उन्होंने बोला था, आज भी इसीलिए मुझे याद है, मैं अभी अपसारी को उन्होंने बोला कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अभिसारी को बोल दिया कि वो स्टेट गवर्नमेंट है, बस यही इतनी बात मुझे बताई गई थी, और जो कि मैंने सिर्फ उतना ही वहाँ से क्लिक किया और मुझे याद है। अपसारी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, अभिसारी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक स्टेट पे राज्य करती है, एक स्टेट पे ही कार्य करती है, एक अपना ही सब कुछ, और लेकिन केंद्र की सरकार हर जगह कार्य करती है। तो उसी तरीके से अपसारी जो होता है वो केंद्र से रह के हर दिशाओं पे फैलता है, हर दिशाओं के पहलुओं पर कार्य करता है, सोचता है, उस पर क्रिएटिविटी लाने का प्रयास करता है, सारी क्रियाएं उससे रिलेटेड होती हैं, लेकिन स्टेट में सिर्फ एक जगह से रिलेटेड होती है, यही दोनों में फ़र्क है। इसीलिए इसमें क्या होता है, चौमुखी विकास हो जाता है, उसमें सिर्फ एक जगह विकास होता है, उसमें सिर्फ मेन चीज़ है, जितनी समस्या आएगी हम उतना ही दिमाग दौड़ाएंगे, समस्या नहीं आएगी हम दिमाग दौड़ाना बंद कर देंगे। लेकिन अपसारी में क्या होता है, नहीं, क्योंकि किसी न किसी जगह पे होता ही रहेगा कुछ ना कुछ, आज कुछ कल कुछ, आज कुछ कल कुछ, तो हम कल भी सोच रहे थे, आज भी सोच रहे हैं, तो ये है। ठीक, समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर, समझ रहे हैं। एक बार में नहीं आता है, दो बार आइए, ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट जब रखी हुई है तो आप आराम से देख लीजिए, आपको आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे आइए, स्मृति यानी कि मेमोरी। अब ये क्या है, स्मृति एक प्रमुख मानसिक प्रक्रिया, एक मेंटल प्रोसेस है ये, जिसके अंतर्गत सीखी गई या अनुभव की गई स्मृति को, सामग्री को धारण करके रखा जाता है। स्मृति का मतलब मेमोरी होता है, हम अपनी अच्छी यादों को, बुरी यादों को, दुख भरी यादों को, बहुत सारी यादें होती हैं जो रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि इसमें क्या है, हम अपने अनुभव को एक सामग्री के रूप में धारण करके रखते हैं और समय आने पर हम उनका प्रयोग करते हैं। तो स्मृति का भी शब्द जो है ये लेकर आए। आगे आइए, ये उनके गिलफोर्ड साहब के दिए हुए बताए हुए सब शब्द हैं। संज्ञान, कॉग्निशन, ये क्या है, यह सीखने या अधिगम की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, संक्रिया है, ऑपरेशन होता है, जिनमें संकेतों और भाषाओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञान का मतलब आपके संज्ञान में है वो चीज़, आपको वो चिन्ह याद है, वो संकेत याद है, वो भाषा के आधार पर यहाँ पर ज्ञान है। यहाँ पर मेनली चिन्ह के आधार पर जो चीज़ें दी गई हैं, समझाई गई हैं, जिनमें चिन्हों का प्रयोग करके या भाषा का प्रयोग करके चीज़ों को सिखाने का बच्चों को प्रयास किया गया, बहुत सारी चीज़ें। या जैसे कि होता है ना, स्मृति पटल कहते हैं ना, कि आपके संज्ञान में वो दृश्य याद है, वो वाक्य याद है, वो चित्र याद है, वो चीज़ आपके दृश्य में है, वो फिल्म का वो सीन आपके दृश्य में है, सब कहा जाता है। बातें निकलती तो शब्दों को पकड़ा करिए कि कहाँ पर कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो वही चीज़ ये है। समझ में आई बात। संज्ञान और सानिध्य एक ही चीज़ें हैं, मतलब मिलता जुलता है। आगे आइए, दूसरा क्या है, विषय वस्तु, कंटेंट। ये क्या है, इसके अंतर्गत इंटेलिजेंस के विभिन्न कारकों को इस आधार पर मिलाया जाता है कि बुद्धि के प्रमुख विषय वस्तु या सामग्री क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार इसको 4 प्रकार की विषय वस्तु भी मानी गई है और उसको बांट भी दी गया। अब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो हम यहाँ पर ऊपर क्या पढ़े कि इन्होंने त्रिआयामी जो बातें ले आए, उसमें पहला क्या ले आए, संक्रिया, ऑपरेशन ले आए।
अब जब ऑपरेशन की बात ले आई तो ऑपरेशन में इन्होंने मूल्यांकन ले आए। हम ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ को जांच करेंगे, उसमें हम चिंतन करेंगे, वो पूरा चौमुखी विकास की तरफ सोचेंगे, अपनी मेमोरी में कुछ चीज़ों को रखेंगे, उसके बाद हम उस पर अपने ध्यान में उसके आधार पर ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें की। ठीक है। उसके बाद जब बात आई विषय वस्तु की, तो विषय वस्तु को इन्होंने कई चीज़ों में बांट दिया, जैसे आकृति। आकृति विषय वस्तु को आंखों से देखकर पहचाना जा सकता है। जी हाँ, देख सकते हैं, किसी को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि इसका जो उद्देश्य था स्वयं को प्रदर्शित करना मात्र था। इन्होंने विभिन्न आकार, रंग और रूपों पर नजर डाली और देखा। आकृति, इन्होंने मतलब क्या पता है, इसको मत सोचो ये क्या लिखा हुआ, बस ये देखो कि जैसे हमको कोई आकृति दिखाई जाती है 2D डायमेंशन की, 3D डायमेंशन की या कुछ भी, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो वही चीज़ है, ये चित्र दिखाकर पहचानना सिखाना चाह रहे थे। तो एक चीज़। दूसरा है सांकेतिक, सिंबॉलिक, चिन्हों के द्वारा, मूक शब्दों के द्वारा, शब्द में, ठीक है, परंपरागत चिन्हों का प्रयोग करके अल्फ़ाबेट के अंकों को उन तरीके से भी सिखाने का ये प्रयास कर रहे थे, सिंबॉलिक तरीके से। शाब्दिक है, बुद्धि का भाषाई पक्ष, भाषा का जो पक्ष है उस पर कार्य करना चाह रहे थे। ये चीज़ें आएंगी नहीं, हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपको पता रहे, क्योंकि टेट के दौरान आप कभी ये भी मिलेगा टॉपिक ज़रूर, फिर सोचेगा कि आपने उसमें नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम क्या आपको बता देते हैं। जो चीज़ें आती हैं वो हम बहुत फोकस करके हमेशा बोलते हैं। व्यवहारिक की बात कर लेते हैं तो क्या है, प्राणी का समस्त व्यवहार किसी न किसी रूप में प्राणी की बुद्धि को प्रदर्शित करता है। हाँ, करता है, क्योंकि हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारी इंटेलिजेंस का भी पता चलता है कि जितनी बुद्धि होगी उतना ही हम बिहेव करेंगे। तो ये बुद्धि की, इंटेलिजेंस को एक प्रमुख विषय वस्तु के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। तीसरा देखिए, तीसरी चीज जो है वो है उत्पादन। यही तीन त्रिआयामी जो सिद्धांत था, वो तीन चीज में तीसरा ये पॉइंट है। अब इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, जैसे उत्पादन का मतलब क्या है, किसी विषय वस्तु के द्वारा की गई संक्रिया, कोई ऑपरेशन, कोई कार्य हो रहा है, के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उत्पादों से, जो रिजल्ट निकल रहा है उसके ऊपर से। इनको 6 प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला, इनको इकाई के रूप में, फिर वर्ग के रूप में, संबंध के रूप में, पद्धतियों के रूप में, स्थानांतरण के रूप में, अपादान के रूप में। ये 5-6 फैक्टर है जिनके बेस पर इनको डिवाइड किया गया है, कार्य किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, 6 फैक्टर्स थे, जिनमें कुछ कुछ नाम है। फिलहाल फ्रेंड्स ये क्लास मैं यहीं पर ओवर कर रही हूँ, आधे घंटे की क्लास हो रही है। अब एक बार पहले ऊपर से एक बात बताऊँगी, उसको सुनो। चलो, मुझे मालूम है कि जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पर भी बताई, इसमें से कुछ ही चीज़ें कुछ ही लोगों को आई, बहुत सारी चीज़ें इसमें से लोगों को नहीं आई, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आज इस क्लास में आपको जो मेन था वो बोला कि ये बार बार आता है, वो देख लो। तो एक बुद्धि का, एक कारक का सिद्धांत समझ में आया, सबको समझ में आएगा, क्योंकि बोला कि नाम को याद रखो। एक कारक का सिद्धांत कि एक टाइम पर एक ही चीज़ के फैक्टर को लेकर चलना और उसी पे कार्य करना, उसी से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा विनय ने कहा। विनय की बात को काटने के लिए स्पेयरमैन आया। स्पेयरमैन ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, दो चीज़ें साथ साथ होंगी, दोनों का कार्य होगा। फिर इनको काटने के लिए इनके ऊपर कोई आया तो वो थॉर्नडाइक आए। ठीक, ये 3 चीज़ मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से बताई, और इन तीनों से प्रश्न ज़्यादा बनता है। आगे बढ़ेंगे। अब जब मैंने लास्ट में ये गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत बनाया, आपसे प्रश्न एक सिंपल सा बनेगा, वो ये बनेगा कि बुद्धि का त्रिआयाम का सिद्धांत किसने दिया। तो आप मुझे बताएंगे कि मैम बुद्धि का त्रिआयाम का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। इससे ज़्यादा आपको प्रश्न इसमें नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनेगा तो मैं आपको बताती हूँ कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि संक्रिया किसे कहते हैं, कभी कभी ये भी पूछता है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन क्या होता है। इसीलिए मैं ये बताई फ्रेंड्स, वरना ये ना बताती इसका कोई काम नहीं था। अभी कोई नीड नहीं है, नहीं बनते हैं प्रश्न, लेकिन 1-2 बार बने हैं, अब 1-2 बार बने हैं तो हम बताएंगे ज़रूर। तो मूल्यांकन का पूछता है आपसे एक प्रश्न, और पूछता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, कि अपसारी चिंतन किसको कहते हैं, अभिसारी चिंतन किसको कहते हैं। तो ये दोनों की बातें आपसे पूछ लेता है। ये नहीं पूछता, ये भी बिल्कुल नहीं पूछता, ये भी कुछ नहीं पूछता, और इनके ये नाम भी नहीं पूछते हैं। वो तो मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ ले लिया कि आप अवगत रहें, कम से कम आपको पता रहे, आप गलती ना कर बैठें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं ओवर। ये एक छोटा सा टॉपिक था, जो सारी बातें मैंने आपको बताई, सिखाई, ये चीज़ें हैं, ये आप देख लो, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। सिद्धांत के नाम और कौन दिया है वो आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम क्लास करते हैं ओवर। ये इतना टॉपिक मैंने आज की इस क्लास में बताया, पढ़ाया।
इसके बाद की क्लास होगी तो उसमें मैं बुद्धि के प्रकार के बारे में बताना है वो बताऊंगी। उसके बाद क्लास होगी तो मैं बुद्धि लब्धि का सूत्र वगैरह है वो पूरा बताऊंगी। तो 2 क्लास मेरे ख्याल से इस पे और बनेगी, फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो होगा वो नए साल पे होगा, तो वहाँ पर हम आपको सब कुछ बताएंगे। क्लास कैसी लगी, समझ में आया कुछ? अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक वो चीज़ें पूछ लीजिए, तो हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।